नेपाल में बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं और उनके पास एक उम्मीद है, एक आशा है कि नेपाल के अंदर जो उनकी मोनार्की थी, राजतंत्र था, उसको वापस लाना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2006 से 8 में जब नेपाल के अंदर एक ट्रांजिशन हुआ था राजतंत्र से प्रजातंत्र की ओर, और जब प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी नेपाल में आई थी, उस समय लोगों को बहुत उम्मीद थी। उनको उम्मीद थी, आशा थी कि उनके जितने इश्यूज़ हैं जो कई सालों से अनएड्रेस्ड थे, उनके ऊपर कोई ना कोई सहमति बनेगी, सॉल्यूशंस आएंगे, नेपाल प्रोग्रेस करेगा। लेकिन नेपाल को 2008 से लेकर 2025 तक क्या मिला? 16-17 सालों में 14 से ज़्यादा सरकारें चेंज हुई, और सरकारें चेंज होने के सवाए सबसे बड़ी बात, इश्यूज़ जो थे 2006 से 8 के बीच में, वो इश्यूज़ 2025 तक सेम रहे। आज भी नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, इन्फ्लेशन पीक पर है, जॉबलेसनेस पूरी नेपाल की इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। नेपाल का यूथ नेपाल जैसे देश को छोड़ कर भाग रहा है, यूथ का एग्जोडस है, बिजनेस वहाँ पर किसी प्रकार से फ्लरिश नहीं कर पा रहा, इंडस्ट्री वहाँ पर कोलैप्स करती जा रही है, डेट सिचुएशन, कर्ज नेपाल का बढ़ता जा रहा है, किसी प्रकार से पब्लिक जॉब्स, सरकारी नौकरियों में मेरिट को कोई बढ़ावा ही नहीं मिल रहा है, और मेरिट के बजाय चापलूसी करने वाले लोगों को पावर मिल रही है। नेपाल में एक म्यूजिकल चेयर के तहत कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि जब से नेपाल में प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी आई है, 3 पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, नेपाली कांग्रेस, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट और जो माओवादी पार्टी है, इन तीनों पार्टियों के जो नेता हैं, उसमें चाहे शेर बहादुर देउबा हो, केपी शर्मा ओली हो या प्रचंड हो, इन तीनों के बीच में एक सहमति किस्म की बन गई है कि भाई पावर हमारे बीच ही रहनी चाहिए, किसी और को ये पावर मिलनी ही नहीं चाहिए। और इन तीनों के बीच में पावर हमेशा से वैसिलेट करती रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये 3 पार्टियां नेपाल के लोगों के हित में काम करने के बजाय, नेपाल के लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करने के बजाय अमेरिका और चीन के एजेंडाज को ही चलाती आई हैं। इस रीज़न से लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोगों में गुस्सा है, डिसल्यूजनमेंट है। और सबसे बड़ी बात, जब से इन्होंने अमेरिका और चीन का एजेंडा नेपाल में चलाना शुरू किया है डेमोक्रेसी के नाम पर, जब तक इन्होंने डेमोक्रेसी के नाम पर इस एजेंडा को आगे बढ़ाया है, नेपाल जैसा सनातनी देश, जिसमें सनातन धर्म के इटर्नल प्रिंसिपल से चलने वाला वो देश, वहाँ पर एक लॉस ऑफ आइडेंटिटी लोगों को मिली है। क्यों? क्योंकि जो प्रोग्रेस प्रॉमिस की गई प्रजातंत्र के नाम पर, उस प्रोग्रेस के नाम पर वोक कल्चर को नेपाल में भरा गया। इस वोक कल्चर के तहत लॉस ऑफ आइडेंटिटी और लॉस ऑफ एग्जिस्टेंस आज की डेट में लोगों को दिख रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में नेपाल को एक नॉस्टैल्जिया के तहत फिर से वो अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं कि जब नेपाल में राजतंत्र होता था, नेपाल में राजा होते थे, किंग ज्ञानेंद्र शाह होते थे, वो याद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस समय नेपाल के लोग याद कर रहे हैं कि उनके जो राजा किंग ज्ञानेंद्र शाह थे, 2006 से 8 के बीच में जब नेपाल में एक राजतंत्र से प्रजातंत्र, मोनार्की से डेमोक्रेसी की ओर जब ये ट्रांजिशन हुआ था, तो उस ट्रांजिशन के तहत किस प्रकार से ज्ञानेंद्र शाह के साथ छल कपट किया गया। आज लोग ये चीज़ को रिकलेक्ट कर रहे हैं कि 2006 से 8 के बीच में ये बात की गई थी कि नेपाल में जो मोनार्की है, नेपाल के अंदर जो राजतंत्र है, उसको अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन 2008 तक आते आते किस प्रकार से माओवादी पार्टियों ने चीन के दबाव में, अमेरिका के दबाव में, अन्य वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस के दबाव में, किस प्रकार से 2008 तक आते आते उन्होंने किंग ज्ञानेंद्र शाह को कंप्लीटली साइडलाइन करके मोनार्की को डिमोलिश कर दिया। और लोगों को आज ये बात याद आती है जब वो ये म्यूजिकल चेयर का कंपटीशन देखते हैं, शेर बहादुर देउबा के बीच में, केपी शर्मा ओली के बीच में, प्रचंड के बीच में, कि किस प्रकार से ये 3 नेता नेपाल के जो हैं, नेपाल को ठगने और लूटने में लगे हुए हैं। उसी जगह पर ये वही किंग ज्ञानेंद्र शाह थे, उनके वही राजा थे, जिनको जब साइडलाइन भी किया गया तो उन्होंने लोगों के हित में बोला कि अगर लोगों का ये फैसला है तो मैं लोगों के फैसले को अपने सराखों पर रखूँगा, मैं प्रोटेस्ट नहीं करूँगा। लोगों को आज समझ आ रहा है कि ये वही राजा हैं, और ये वही राजा हैं जिन्होंने ये चीज़ को इंश्योर किया कि वो लोगों के हितों में साइड हो गए, और उन्होंने इस पावर की लड़ाई में आगे बढ़कर
किसी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ी। लोगों को अब समझ आ रहा है कि राजतंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या था। इस रीज़न से आप देखिए कि नेपाल के राजा हाल ही में पब्लिक से एक कनेक्ट भी बना रहे हैं, और वो कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस समय नेपाल के अंदर पब्लिक लेवल पर बहुत डिसल्यूजनमेंट है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनके जो जितने भी वहाँ पर सवाल थे उनका किसी का जवाब उनको नहीं मिला आज तक। इस कॉन्टेक्स्ट में नेपाल के राजा का नेपाल के लोगों के साथ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बनाना एक बहुत ही पॉजिटिव नज़रिया आज की डेट में देखा जा रहा है। और नेपाल के राजा ने आज की डेट में खुद डायरेक्टली अग्रेसिवली ग्राउंड लेवल पर ना आकर उन्हीं के समर्थन के कुछ लोग जो उनके इस पॉइंट से जुड़े हुए हैं उनके थ्रू अपने मैसेज को लोगों तक कम्युनिकेट कराने की कोशिश की है। नेपाल में आए गए दिन कुछ ना कुछ फ्रिक्शन पॉइंट्स मिलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए कि नेपाल में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा इशू ये हुआ कि नेपाल की जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसके जो हेड थे कुलमन घिसिंग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कुलमन घिसिंग नेपाल के लिए एक शाइनिंग स्टार थे, नेपाल की गवर्नेंस के एक बहुत ही अच्छे उदाहरण थे, क्योंकि कुलमन घिसिंग एक ऐसे व्यक्ति थे कि जब उन्होंने कमान नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की संभाली थी उसके बाद उन्होंने नेपाल के अंदर जो लोड शेडिंग की प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कुलमन घिसिंग एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण थे कि किस प्रकार से एक मेरिटोरियस व्यक्ति को अगर एक पब्लिक पोस्ट दी जाए और वो मेरिटोरियस व्यक्ति को एक काम करने का फ्री हैंड दिया जाए तो नेपाल जैसे देश में रिजल्ट दिखता है। वो देश चाहे छोटा हो लेकिन गवर्नेंस के नाम पर वहाँ पर व्यक्ति अगर सही हो, मेरिटोरियस हो, उसको रिजल्ट दिखना अवश्य है। लेकिन हाल ही में केपी शर्मा ओली की जो सरकार है, चापलूसों के नाम पे जो सरकार चलती है वहाँ पे, उस सरकार ने कुलमन घिसिंग को हटा दिया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि कुलमन घिसिंग के हटने के बाद सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है कि लोग सड़कों पर फिर उतर आए कि भाई जब एक व्यक्ति काम कर रहा था, एक व्यक्ति ने रिजल्ट दिया, नेपाल में लोड शेडिंग की प्रॉब्लम ख़त्म की, आपने उसी व्यक्ति को हटा दिया क्योंकि जस्ट बिकॉज कि वो आपकी चापलूसी नहीं करता था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी लोगों का गुस्सा है, और इस गुस्से को आज की डेट में चाहे वो नेपाल के राजा हों या उन्हीं के तहत कुछ लोग जो उन्हीं के समर्थन के, उन्हीं के डायरेक्शन में अभी काम कर रहे हैं, जिसमें से दुर्गा प्रसाई एक नाम का व्यक्ति है जो कि जॉइंट पीपल मूवमेंट नाम की एक मूवमेंट चला रहा है, जो आज की डेट में ग्राउंड लेवल पर लोगों को मोबिलाइज कर रहा है, लोगों के इश्यूज उठा रहा है, एक बहुत ही अग्रेसिव लेवल पर शेकअप हो रहा है। इसके साथ साथ जगमन गुरुंग जो आज की डेट में फिर से ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, ये चीज़ें आज नेपाल को एक टर्मोइल की ओर ले जा रही हैं, क्योंकि नेपाल में इस मोमेंट पर परिस्थिति ऐसी है कि जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है उसको नेपाल की सरकारें टैप नहीं कर पा रही, और नेपाल की सरकारें इस समय एक बड़े ही डिलेमा में भी आ चुकी हैं। डिलेमा ये है कि अगर हमने इन लोगों के ऊपर जो कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव डाला, अरेस्ट किया, इनके ऊपर कुछ हिंसा करी या कुछ स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स, आर्मी पुलिस का प्रयोग करके लोगों को दबाने को चलने की कोशिश करी, तो इनके ऊपर खेल उल्टा बैठ जाएगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि लोगों का गुस्सा अगर एक बार मोबिलाइज हो गया, उसमें चाहे दुर्गा प्रसाई हो, राजा ज्ञानेंद्र शाह हो, जगमन गुरुंग हो, या कल को मान लीजिए ये लोग मोटिवेट कर कर कुलमन घिसिंग जैसे व्यक्ति को भी इस पूरे मूवमेंट और मुहिम से जोड़ें, इसके बाद सड़कों पर अगर एक बार आंदोलन चालू हो गया तो नेपाल का तो इतिहास रहा है कि वो सड़कों पर जन आंदोलन के तहत सत्ता भी पलट देते हैं, सरकारें भी पलट देते हैं। नेपाल इस समय एक बहुत ही टर्मोइल के थ्रू गो थ्रू कर रहा है। नेपाल इस समय एक बड़ी ही दर्दनाक परिस्थिति के थ्रू गो थ्रू कर रहा है। हम हर एक भारतीय को इस मोमेंट पर हमारे जो नेपाल के भाई बहन लोग हैं उनके साथ खड़े होना पड़ेगा, उनका समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि उनको इस समय सहयोग की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप चीन की रणनीति देखें तो चीन की रणनीति क्या है, उसने आज तक पिछले 1.5 महीने में जब से राजा की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ना तो उन स्टेटमेंट्स का खंडन किया है, ना उन स्टेटमेंट्स पर किसी प्रकार की टिप्पणी की है, क्योंकि चीन को भी अब समझ आ रहा है कि उसके तहत ये जो नेपाली कांग्रेस, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माओवादी पार्टियों को जो वो समर्थन देके अपने एजेंडा चलाती आई थी, लोगों के प्रति का जो नाराज़गी और गुस्सा है उसको कंट्रोल नहीं कर सकती।
ये मोमेंट है भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी एक जगह पर जहां चीन का इन्फ्लुएंस घट रहा है, वहीं अगर आप देखें तो यूएस ने, अमेरिका ने, ट्रंप ने यूएस एड को बंद कर यूएस एड के ऑपरेशंस को नेपाल से ख़त्म करके एक स्पेस पैदा कर दी है। और यूरोपियन संघ के जो देश हैं वो इस मोमेंट पर चाहते हैं कि नेपाल में डेमोक्रेसी, नेपाल में सेकुलरिज्म जैसे फेक कॉन्सेप्ट्स जो उन्होंने खुद इन्वेंट कर रखे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली बढ़ावा मिले। लेकिन ब्यूटी ये है कि जितने नेपाल के लोगों के ऊपर आप ये फेक कॉन्सेप्ट्स, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म जैसे, जो कि नेपाल की जनता को पसंद नहीं आ रहे, उनको फर्दर इम्पोज करेंगे, उतना ही रिजेंटमेंट यूरोप के खिलाफ लोगों का और बढ़ेगा, इन वेस्टर्न इम्पोज्ड कॉन्सेप्ट्स के खिलाफ और बढ़ेगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए भी है कि भारत को इस समय नेपाल के अंदर, नेपाल के राजा जिनके साथ ऐतिहासिक तौर पर भारत हमेशा से डील करता आया है, क्योंकि नेपाल में राजतंत्र तो 240 साल से भी पुराना है, इस समय भारत को नेपाल के राजा के साथ, नेपाल के लोगों के साथ और नेपाल के लोगों के प्रतीक, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनको केयरफुली समझकर अपने सारे नेपाल भाई बहनों के साथ खड़े होकर, जिनके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ये समय है कि नेपाल के साथ खड़े होकर हम नेपाल में एक पॉजिटिव नैरेटिव के तहत एक नई स्टोरी रचें। तो नेपाल आने वाले समय में क्या सरप्राइजेस गो थ्रू करके दिखाएगा, ये तो समय ही बताएगा। पर चीज़ें नेपाल में इस समय ना तो अमेरिका के अनुकूल हैं, ना ही चीन के अनुकूल हैं।